नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग आधुनिक भारत के संदर्भ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और प्रमुख युद्ध तथा उसके सभी गवर्नर जनरल वायसराय के संदर्भ में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। इसके आगे हम लोग पहले पढ़ेंगे भारत में संवैधानिक विकास। कंपनी की स्थापना हो गई तो कंपनी किस तरह से भारत में शासन कार्य का संचालन करती चली आई 1947 तक। 1600 से लेकर 1947 तक जो भी संवैधानिक विकास कार्यक्रम या नियम कानूनों का संचालन ब्रिटिश संसद द्वारा या ब्रिटेन के द्वारा भारत के लिए किया गया, उन सभी बिंदुओं को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरह भारत पे शासन क्रमिक रूप से किया गया और क्या क्या बदलाव आए, क्या नई चीज़ें थीं, क्या पुरानी चीज़ों को हटाया गया या उन्हें समाप्त किया गया। इसी आधार पे हम जब आगे संविधान पढ़ेंगे ना, तो हमें ये पता चलेगा कि भारत की जो वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था है वह किस तरह से ब्रिटिश लोकतांत्रिक व्यवस्था से साम्यता रखता है। भारत में संवैधानिक लोकतांत्रिक या जो भी विकास हुआ है गणतंत्रात्मक, इनकी नींव कहाँ से पड़ी। क्या ये भारत के प्राचीन समय से थे? क्या ये सिर्फ ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के शासकों की देन है? इन तमाम बिंदुओं पर जो हम चर्चा करेंगे तो क्रमिक रूप से हम लोग 2 से 3 वीडियो में भारत में कंपनी के शासन अधिनियम, ब्रिटिश क्राउन के शासन अधिनियम जो भी बन के आए कानून, उन सब का अध्ययन करेंगे। उसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे क्या क्या प्रावधान किसी अधिनियम में किए गए। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि रोज़ के वीडियो आपको मिलते रहें। हम क्या नाम है, जीएस अभी मान लीजिए इतिहास चल रहा है, जल्दी ही संविधान, ये जैसे संवैधानिक विकास समाप्त होगा हमारा, हम आधुनिक भारत के अन्य बिंदुओं मतलब चैप्टर के साथ साथ संविधान भी शुरू करेंगे। और संविधान एक बार आप लोगों को पढ़ाया जाएगा प्री पर्पस से, एक बार मेंस, क्योंकि मेंस में पूरा संविधान का जो अनुच्छेद है वो तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्री के लिए तो सारे अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं और उसके मुख्य भाग, अनुसूचियाँ, उनमें निहित प्रावधान। जब तक हम लोग संविधान को एक एक बिंदुओं से नहीं समझेंगे, प्री की परीक्षा के लिए बहुत खतरनाक अध्ययन होता है। अगर आप एक बार संविधान पढ़ लिए समझ के सारे अनुच्छेदों के अनुसार, तो आपसे संविधान के जो भी, चाहे IAS हो चाहे PCS या स्टेट लेवल के कोई एग्ज़ाम, जो भी संविधान के क्वेश्चन आते हैं वो छूटेंगे नहीं। इसलिए और प्रयास यही रहेगा कि जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं पहले उसको पूरा किया जाए। आप लोग जो भी लोग 2026 PCS देना चाहते हैं, उन लोगों से बस यही कहना है कि मौका बहुत अच्छा है, सीटें अच्छी आएंगी, तो जुट जाइए, मन लगा के पढ़िए। PCS गंगा चैनल द्वारा आप लोगों को सभी स्टडी मटेरियल प्री और मुख्य परीक्षा के निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। आप लोग बिल्कुल इधर उधर मत भागिए। आप लोगों को लगता है कि बड़ी कोचिंगों में जाना अच्छा है तो आप वहाँ पढ़िए, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन हमारे भी वीडियो देखते रहिए। निःशुल्क है, कोई नहीं चार्ज लिया जा रहा है, तो कम से कम देखेंगे तो आपको जानकारी ही बढ़ेगी और आपको समझ में आएगा कि बड़ी कोचिंगों में और एक सामान्य कोचिंग में क्या अंतर है और किस तरह से अच्छे मैटर दिए जा रहे हैं। जितना मैटर कलेक्ट करके अभी तक हमारे वीडियो में दिए गए हैं, वह एक अच्छे से अच्छे टीचर भी जल्दी टच नहीं करते, क्योंकि वो खुद खोजते नहीं। आजकल कोचिंग का एक नियम बन गया है कि मैटर कलेक्ट करता है राइटर और बड़े स्क्रीन पे आके एक टीचर उसको बाँच के चला जाता है मौखिक रूप से। जैसे बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनलों में एंकर आते हैं, मैटर तैयार रहता है, एंकर आके प्रेजेंट करके मैटर चले गए, तो ऐसे बड़ी बड़ी कोचिंगों में यही चल रहा है। सारे मैटर डिजिटली रूप से सेलेक्ट करके AI से या तमाम ऐप से सेट करके दे दिए जाते हैं। बड़े बड़े टीचर आते हैं, उसको देख के पढ़ा के चले जाते हैं। आपके काम की चीज़ों से कोई मतलब नहीं उन्हें। आपके काम की चीज़ें जो एग्ज़ाम में आ रही हैं उसको तभी समझ में आएगा कि जो हर साल पेपर का कम से कम ये देख के चल रहा है कहाँ पेपर में क्या बदलाव हो रहे हैं और क्या परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। आपको इतिहास के एक घटना पे 1-1.5 घंटे का अगर लेक्चर देना हो, कहानियाँ बना के तमाम चीज़ों को जोड़ के, तो बहुत आराम से आदमी दे सकता है, लेकिन क्या मतलब है 1 घंटे का उसका।
पहले आएँ, माहौल बनाएं क्लास में, फिर उसके पश्चात आपको पढ़ाएं। 1 घंटे की क्लास में 20 मिनट पढ़ाएं, 40 मिनट को माहौल बनाएं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप लोगों के लिए उचित मार्गदर्शक के रूप में ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। हमें कोई ऐसा नहीं है, आपकी स्वतंत्रता है, आप स्वतंत्र हैं, जहाँ मन करे पढ़ें, लेकिन जहाँ अच्छी जानकारी मिल रही है कम से कम उसको देखते हुए आगे बढ़े। आप लोगों को जल्दी से जल्दी सफलता मिले, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कंपनी का शासन कब स्थापित होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो आपको बताया गया था महारानी एलिजाबेथ द्वारा जो अधिकार पत्र दिया गया था, तो उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 में। कब स्थापना होती है? 1600 में। और 1600 में तो हो जाती है, लेकिन 1600 से लेकर 1673 तक, जब तक आपका रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आता, तो क्रमिक रूप से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी गवर्नर थे या जो व्यापारी आते थे, उन्होंने अनेक स्तरों पे व्यापारिक और साम्राज्यी राजनीतिक विस्तार करना शुरू कर दिया था। उन्होंने भारत पे साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया था। देखिए, बंगाल जीता, मैंने आपको समझाया था। महाराष्ट्र का क्षेत्र बहुत बड़ा था, अच्छी जीता। पंजाब को जीता, दक्षिण में मैसूर को जीता, निजाम को जीता, अवध को जीता। ये सब जीतते हुए चले आ रहे थे। एक एक क्रमिक युद्ध जब आप इतिहास में पढ़ते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रमिक युद्ध, जैसे मैसूर से हुआ, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, कर्नाटक युद्ध हुआ, पंजाब आंग्ल सिख युद्ध हुआ, नेपाल से युद्ध होता है, बर्मा से होता है। ये तमाम चीज़ों पे एक एक क्रमिक चलते चले आ रहे हैं और साम्राज्य विस्तार होता जा रहा है। अब जब साम्राज्य विस्तार हो गया तो उस पर शासन कैसे करेंगे? शासन के लिए तो कुछ नीतियाँ बननी चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन में जो नियम थे वो तो ब्रिटेन के लिए थे, भारत तो उनके लिए एक औपनिवेशिक देश था। तो यहाँ भी शासन संचालन के लिए कुछ नियम कानून होना चाहिए। इसी सब बातों को लेके ब्रिटिश संसद द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों द्वारा नहीं, याद रखिएगा, जो भी शासन अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो भी एक्ट आए, वह सब ब्रिटिश संसद द्वारा पारित करके आए हैं कि भारत पे किस तरह से शासन किया जाएगा। और इसी के संदर्भ में पहली बार जब आता है भारत में क्या, रेगुलेटिंग एक्ट, जिसका नाम ही था रेगुलेट करना। रेगुलेट सबसे होता है कि चलायमान रखना, तो अपने शासन कार्य को चलायमान रखने के लिए उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। तो हम लोग शुरू करते, देखिए 1600 में 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। महारानी विक्टोरिया का एक राजपत्र लेख मिलता है। प्रारंभ में आपको पता है कि 15 वर्षों के लिए उनके अधिकार पत्र मिलता है, लेकिन क्या होता है 1609 में ही यह अनिश्चित काल के लिए अधिकार पत्र दे दिया जाता है कि जब तक चाहे आप भारत पे व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करते रहिए। लेकिन यह व्यापारिक संचालन इतना खतरनाक हुआ कि 1947 तक सत्ता स्थापित करके शासन करते रहे। तो फिर उसके बाद 1726 में एक राजलेख जारी किया जाता है ब्रिटेन की संसद द्वारा, विधायी शक्तियों का हस्तांतरण। इसमें कहा जाता है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाए। कहने के मतलब था, विधि बनाने की शक्ति इंग्लैंड स्थित निदेशक मंडल से छीन के भारत स्थानांतरित करने की बात कही गई। और लाभार्थी कौन होते? कोलकाता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के राज्यपाल, उनकी परिषद। परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, याद रखिए कि एक लेख जारी किया गया था बस। इसके आगे फिर आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि द्वैध शासन था। क्लाइव जब इलाहाबाद की संधि करता है, क्लाइव की द्वैध शासन की पद्धति जो अपनाई गई थी, तो जाके जब रेगुलेटिंग एक्ट से पहले वारेन हेस्टिंग आते हैं, उसे समाप्त करते हैं, तो उसमें लूट, खुली छूट थी। मतलब अधिकार जो कर्मचारी थे कंपनी के, व्यापारी थे, वो खुली छूट भारत में लूट कर रहे थे। उन्हें कोई प्रतिबंध लगाने वाली संस्था नहीं थी उनके नियंत्रण रख पाती, कोई नियम कानून नहीं था। इसी सब बातों को लेकर ब्रिटिश संसद में भी ऐसे व्यक्ति थे जो चाहते थे कि जो भारत में शासन सत्ता स्थापित हो रही है उस पर कुछ वैधानिक क्रियाएं लागू की जाएं। तो वहाँ के सांसदों ने अब ब्रिटिश संसद में
अपनी बातें रखी, जिसके पश्चात भारत में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया। इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को संचालित करने की पहली मतलब एक तरह से ठीक ठाक संवैधानिक व्यवस्था थी कि शुरुआत कैसे किया जाए। देखिए, शोषण और अत्याचार बढ़ रहा था, राजनीतिक हस्तक्षेप, भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में आपको पता है कि आप जब भी छोटे रजवाड़ों के इतिहास पढ़ेंगे आधुनिक भारत में उनका पतन, तो देखेंगे अंग्रेजी कंपनी किस तरह इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके, मतलब ये कहना था, समझिए कि जानबूझ के झगड़ा मोल लेती थी, और जब झगड़ा मोल लेती थी उसको मौका मिलता था हस्तक्षेप करने का, हस्तक्षेप करने के बहाने फिर कंपनी का विलय करती थी। रेजिडेंट रखने का यही इनका कारण था कि वहाँ रहेगा तो वहाँ की आंतरिक सूचनाएं कंपनी को मिलेगी, कंपनी उन पे हस्तक्षेप करने का मौका खोजती रहती थी। 1770 में एक अकाल पड़ता है बंगाल के क्षेत्र में, प्रलयकारी अकाल था, बहुत बड़े स्तर पर लाखों लोग मारे जाते हैं। भारतीयों ने ऐसी कठोर और तीक्ष्ण निर्दयतापूर्ण पहल कभी नहीं देखी थी। ये एक अंग्रेज लेखक थे, ये द्वैध शासन के संदर्भ ये कथन याद रखिएगा, अगर आप कभी द्वैध शासन के बारे में पूछे क्लाइव के इलाहाबाद संधि के संदर्भ में, उसके पश्चात दुष्परिणाम, तो ये आप लिख सकते हैं, आपका उत्तर प्रमाणित माना जाएगा। क्या भारतीयों ने ऐसी कठोर और तीक्ष्ण निर्दयता संभवतः पहले कभी नहीं अनुभव की थी। जिस तरह से लूट रहे थे राजस्व के मामले में, आप देखेंगे कि मुग़ल या सल्तनत काल में तो 50% तक टैक्स लिया जाता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने शुरुआती दौर में यहाँ से 80% तक किसानों से और ज़मींदारों से टैक्स वसूले हैं। तो आप मतलब अगर 100 रुपये कमा रहे थे तो 70-80 रुपये तो आपको सिर्फ अंग्रेज़ों को देना था। तो ऐसी लूट से आदमी तो बहुत परेशान होता। 1773 में पहली बार रेगुलेटिंग लागू किया जाता है। केंद्रीकरण की नींव का मतलब है कि एक केंद्रीय सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है कि ये एक संस्था होगी जो केंद्रीकृत, जो भारत पे शासन करेगी। तो वह कंपनी अभी थी और वह उसका नियंत्रण करता कौन था? एक तरह से संसद, ब्रिटिश संसद बन धीरे धीरे आप देखें कि आप क्रमिक रूप से पढ़ेंगे तो ये 1857 की क्रांति के पश्चात तो पूरा क्राउन अपने सारी सत्ता अपने अधीन कर लेते हैं कि अब भारत पे शासन सिर्फ क्राउन के माध्यम, राजगद्दी के माध्यम से किया जाएगा। तो 1857 की क्रांति के पश्चात, लेकिन ये क्रम देखें कि हर अधिनियम में कुछ न कुछ प्रावधान संसद को मिलता रहा। संसद जो है कुछ न कुछ क्षेत्रों या विषयों पे अपना अधिकार जमाती रही और धीरे धीरे कंपनी से लेके, व्यापारिक कंपनी से लेके इसे सरकार के अधीन पूरा कर लेती है। तो पहला प्रयास था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। ठीक, याद रखिएगा लॉर्ड नॉर्थ थे, और लॉर्ड नॉर्थ बहुत प्रसिद्ध हैं। अमेरिकी क्रांति जब पढ़ते हैं तो वह लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति पढ़ी जाती है। आप विश्व इतिहास जब पढ़ते हैं तो ये वही लॉर्ड नॉर्थ हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने चाय के व्यापार के लिए एक नीति जारी की थी। तो अमेरिका में उसे लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति, लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति के रूप में पढ़ा जाता है अमेरिकी क्रांति में। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इतना याद रखिएगा, पूछा जाए कि 1873 की रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड नॉर्थ थे। भारत पर ब्रिटिश संसद के शासन की नीति स्थापित की गई। संप्रभुता की शुरुआत होती। पहली बार मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जाती है और मद्रास को उस पर संप्रभु बनाया जाता है। कहने का मतलब है कि अब मद्रास, बम्बई और बंगाल, अब शासन का केंद्रीकरण ये है, इन पे नियंत्रण यहाँ से किया जाएगा बंगाल से महाराष्ट्र के मुंबई क्षेत्र और दक्षिण के महाराष्ट्र केंद्र पे नियंत्रण रखा जाएगा। प्रशासनिक मामलों में बदलाव होता है। कंपनी के व्यापारिक क्षेत्र का प्रशासन अब व्यापारियों का निजी मामला नहीं रहा। बंगाल में केंद्रीय शासन का प्रारंभ होता है, मतलब जो स्वतंत्रता थी व्यापारियों की, वह बंगाल के गवर्नर के माध्यम से नियंत्रित करने का प्रयास किया गया कि आप स्वतंत्र रूप से जो मनमानी कर रहे थे वह अब प्रतिबंधित होगी। ठीक, जवाबदेही क्या तय की जाती है?
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के लिए अनिवार्य किया गया कि वो भारत के सभी राजस्व, प्रशासन और सैन्य विषयों की जानकारी इंग्लैंड भेजते रहें। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो गठन किया गया या प्रावधान किया गया रेगुलेटिंग एक्ट में, उनको यह जिम्मेदारी दी गई कि भारत से राजस्व संबंधी मामले, प्रशासन संबंधी मामले और सैन्य संबंधी, इनकी पूरी जानकारी ब्रिटिश संसद को देनी पड़ेगी आपको। तो इनका ये मुख्य काम था। यह भारत में कंपनी के प्रशासन की ब्रिटिश संसद के नियंत्रण के प्रयासों की पहली कड़ी थी। याद रखिएगा, इसका यह पहला ऐसा प्रावधान था जिसमें ब्रिटिश संसद हस्तक्षेप करती है कंपनी के मामलों में और अंततोगत्वा जाके पूरा नियंत्रण अपने हाथ में कर लेती है। 1773 में कार्यपालिका न्यायपालिका का नया स्वरूप होता है। देखिए, न्यायपालिका के तहत क्या करते हैं, पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का बात कहते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह प्रावधान था कि भारत में और भारत के कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी, जो भारत में तो भारत के लिए सबसे बड़ी न्यायालय होगी। इससे बड़ी न्यायालय कोई नहीं होगी, लेकिन इससे भी बड़ी एक न्यायालय होगी। इसके न्यायिक अधिकारों पर एक वरीयता दी गई प्रिवी काउंसिल। ये कहाँ थी? लंदन में। वहाँ की एक मुख्य न्यायाधीश न्यायालय है। तो उस पर यह मतलब एक कहा गया कि प्रिवी काउंसिल इस यहाँ पे जो निर्णय दिए जाएगा सर्वोच्च न्यायालय पे, उसकी सुनवाई प्रिवी काउंसिल में हो सकती है। तो याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय से भी सर्वोच्च अगर कोई थी तो वो कौन थी? प्रिवी काउंसिल लंदन की। इसके पहले न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन बने? एलिजा इम्पे थे। मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। कई बार पूछा गया है, वन लाइनर क्वेश्चन में पक्का पूछा जाता है कई बार। अगर आपसे 3 अन्य 4 कुल न्यायाधीश थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय गठन का प्रावधान किया गया, तो 1774 में कोलकाता में स्थापित होती है। 1774 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता। इसमें कुल 4 न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे और 3 अन्य कौन थे? चैम्बर्स, लिमिस्टर और हायड। चैम्बर, लिमिस्टर और हायड इसके मुख्य और अन्य न्यायाधीश थे। और इस न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जाती थी? सिर्फ इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल में। जैसे आज के समय में आप समझिए कि राज्यों में उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया जाता है। अब सर्वोच्च न्यायालय भी कोई फैसला अगर दे दे तो उसकी अंतिम सुनवाई कहाँ हो सकती है? तो राष्ट्रपति से दया याचिका की गुहार लगा के। तो उसी तरह से अगर यहाँ से कोई न्यायालय हो जाता था तो उसके लिए अंतिम उपाय प्रिवी काउंसिल था। ठीक। नया पद एक गठित किया जाता है, नया पद बनाया जाता है पहली बार गवर्नर जनरल का। क्लाइव क्या था? मैंने आपको बताया था जब क्लाइव पढ़ाया था, तो गवर्नर था, गवर्नर जनरल नहीं था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक नया पद बनाया गया गवर्नर जनरल, और शासन की समस्त शक्ति सैनिक और सिविल सभी मामलों पर उसे अधिकार दिया गया कि यही सबसे सर्वोच्च अधिकारी है भारत का। पहला कौन व्यक्ति बना? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। याद रखिएगा, भारत का नहीं था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और कौन पहला वायसराय था? तो लॉर्ड कैनिंग था। पहला गवर्नर जनरल कौन बनता? वारेन हेस्टिंग, बंगाल के लिए। इसके साथ साथ 4 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया, जिसमें कौन कौन थे? वारेन हेस्टिंग तो एक था ही। वारेन हेस्टिंग को लेके कुल 5 हो जाते, लेकिन वारेन हेस्टिंग और 4 सदस्यीय परिषद, 4 सदस्य थे, एक मुख्य था। फिलिप, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बर्वेल, ये 4 लोग थे। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन नहीं थे। एक कोई अन्य नाम दे देगा, ये होगा। या यहाँ से भी पूछ ले कौन न्यायाधीशों की सूची में नहीं थे, तो चैम्बर्स, लिमिस्टर, हाइड, इम्पे, ये 4 थे। यहाँ पे हेस्टिंग, फिलिप, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बर्वेल, ये कौन से क्या नाम है 4 सदस्यीय परिषद में थे। निर्णय क्या होता था? इन 5 के बीच निर्णय कैसे होते थे? बहुमत द्वारा। 3-2 बहुमत बनता है। अगर 5 लोगों में बहुमत कैसे होगा? 3।
प्रतिबंध, कंपनी के अधिकारियों को बिना लाइसेंस व्यापार करने, उपहार लेने, रिश्वत लेने प्रतिबंध लगाया गया। याद रखिए कि इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार था, उसी को देख के ये निर्णय लिया गया कि जो कंपनी के अधिकारी हैं वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग बहुत करते चले आ रहे हैं, तो उनके लिए कहा गया कि अब बिना लाइसेंस लिए व्यापार नहीं कर सकते और न तो किसी भारतीय से उपहार और रिश्वत ले सकते हो। ठीक, यह अधिनियम भारत में ब्रिटिश शासन के संवैधानिक ढांचे का पहला महत्वपूर्ण प्रयास था। याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट भारत में शासन का पहला प्रयास था। इसके पश्चात एक प्रयास किया जाता है 1781 में, 81 में, सॉरी 1781 में एक छोटा सा प्रयास किया जाता है कि इसी रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ सुधार किया जाता है। ठीक, उसमें ही एक सुधार किया जाता है। 1700 एक्ट के अंतर्निहित गंभीर विषयों और कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। तो अध्यक्ष कौन थे एक्ट ऑफ सेटलमेंट में? एडमंड बर्ग की समिति के सुझावों पर आधारित था। एक समिति गठित की गई, तो उसके अध्यक्ष थे एडमंड बर्ग, और इनके दिए गए सुझावों में कहा गया कि कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया जाना चाहिए। कहना यह था कि इनकी रिपोर्ट के आधार पे कि कोलकाता की जो सरकार है कंपनी की, वह बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भी, उड़ीसा के लिए भी विधि या लॉ बनाने का अधिकार प्रदान किया जाए। उसके बाद 2 साल बाद क्या आता है? फॉक्स का भारतीय विधेयक। ये लंदन में फॉक्स का जो भारतीय विधेयक है, याद रखिएगा, ये लंदन में ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। इन्होंने वहाँ एक विधेयक पेश किया था अपने संसद में, तो उसी को नाम दिया गया, भारत के नाम से था, भारत के संदर्भ में, तो इसीलिए उसे कहा जाता है फॉक्स का इंडिया बिल 1783। कभी ये सब चीज़ें मिलान करने के लिए पूछ ले, आजकल जैसे पीसीएस का एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप लोग डरिएगा नहीं, ये डेट याद रखिएगा। 1781, 1783, 1786, 1773, 1774 न्यायपालिका का गठन, ये डेट याद रखिएगा, डेट बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें फॉक्स इंडिया विधेयक या बिल, भारत का विधेयक जो पेश किए थे, तो इन्होंने कहा क्या, दंड अधिनियम 1773 के साथ प्रस्तुत रेगुलेटिंग एक्ट की व्याप्त कमियों को दूर करना, परंतु यह प्रयास असफल रहा। मतलब कहने की था जैसे आज के समय में महिला विधेयक एक तरह से पास नहीं हो पाया, जो चर्चा है, वैसे ये लंदन में पास नहीं हुआ ये विधेयक, तो कानून नहीं बन पाया। लेकिन 1783 में फॉक्स का इंडिया बिल लंदन की संसद में पेश किया गया था, इंग्लैंड की संसद में। अब इसके बाद आता है 1786 का सुधार। ठीक, 1786 में एक सुधार की बात आती है। तो यह अधिनियम पूर्व के अधिनियमों के संदर्भ में गवर्नर जनरल की शक्तियों को स्पष्ट करने, गवर्नर जनरल की जो शक्तियाँ हैं उसको और स्पष्ट किया जाए और सुधार करने की प्रक्रिया मात्र था। ठीक, यह गवर्नर जनरल की शक्तियों में सुधार मात्र की एक प्रक्रिया मात्र था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक अच्छा विधेयक फिर आता है, अच्छा इन सेंस विस्तृत और बड़े पैमाने पे, वो था पिट्स का इंडिया एक्ट। पिट्स का इंडिया एक्ट आता है। तो वो पिट्स किसके नाम से था? ये प्रधानमंत्री थे वहाँ के, विलियम पिट, पिट द यंगर, विलियम पिट थे वहाँ के प्रधानमंत्री। तो पिट की संसद, मतलब पिट्स जो थे, इनके द्वारा यह अधिनियम पारित कराया गया, तो इसका नाम ही रख दिया गया पिट्स का इंडिया एक्ट 1784। इसको याद रखिएगा, विलियम पिट। और पहले रेगुलेटिंग में कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। ये नाम याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है, क्योंकि जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है पेपरों में पूछने का तरीका, कभी कभी नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये पूछा जा सकता है कि इस समय कौन प्रधानमंत्री था। कथन में पूछ सकता है। इस रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित किया गया तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का कोई नाम दे दिया। अब जब आपको नाम पता होगा तभी तो आप उसको सही मानेंगे, तो याद रखिएगा इस चीज़ों को। तो विलियम पिट थे उस समय के प्रधानमंत्री। ठीक, और उन्हीं के द्वारा ये पारित कराया गया, तो इसलिए इनका नाम पिट्स का इंडिया एक्ट 1784। अब इसमें प्रावधान क्या किए गए? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन बनाया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक संचालक मंडल, ये अब केवल व्यापारिक मामलों तक सीमित रह गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या अधिकार दिया गया कि अब केवल व्यापारिक मामले ही देखेंगे।
राजनीतिक कार्यों के लिए एक नई संस्था का मतलब बॉडी की गठन किया जाता है, उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल निदेशक मंडल नियंत्रक मंडल का गठन कब किया गया, तो पिट्स के इंडिया एक्ट के तहत किया गया। ठीक, पिट्स के इंडिया एक्ट के तहत गठन किया गया। संरचना क्या थी, इंग्लैंड में 6 सदस्यीय निकाय था। ठीक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना किसी को भी आश्वासन देने का अधिकार नहीं था। ठीक, संचालक मंडल के लिए इसके आदेशों का पालन करना अनिवार्य था। 1784 के एक्ट के बाद कंपनी के अधीन भारतीय क्षेत्र पर पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारत को पिट्स के इंडिया एक्ट में एक चीज़ और कहा गया कि जो भारत के क्षेत्र हैं, भारत के जितने क्षेत्र पे कंपनी का शासन है, ठीक, जो भी क्षेत्र कंपनी के हैं वो अब क्या ना किस नाम से जाने जाएंगे, तो यही नाम याद रखिएगा। ये कहा गया ब्रिटिश अधिकृत भारत, जो ब्रिटेन के अधीन है जो 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 क्षेत्र, वह अब ब्रिटिश अधिकृत भारत के नाम से जाना गया। 84 में एक बदलाव और यह परिषद में कटौती, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में जो पहले संख्या 4 थी सदस्यों की, वह 3 कर दी गई। मतलब अध्यक्ष को लेके 5 थी, लेकिन अब क्या कहा गया, 3 + 1 अध्यक्ष, गवर्नर जनरल और 3 सदस्य। अब बहुमत प्राप्त करना आसान हो गया। ठीक, प्रांतीय नियंत्रण, गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दे दिया गया। गवर्नर जनरल की शक्तियों में विस्तार क्या किया गया कि जो प्रांतीय गवर्नर थे सरकार, उन पे नियंत्रण बढ़ाया गया कि अब उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार यह अधिनियम 2 कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, भारत में पहली बार कंपनी अधीन क्षेत्र को पहले ही ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र या अधिकृत क्षेत्र या ब्रिटिश प्रांत के नाम से जाना गया। ठीक, और दूसरा यह था कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों तथा प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब ब्रिटेन की संसद धीरे धीरे अपना चंगुल पसार रही थी, नियंत्रण बढ़ा रही थी। ये चीज़ें समझते रहिए ताकि आपको ये पता चले कंपनी शासन से कब ब्रिटेन शासन करने लगा भारत में, क्रमिक रूप से ये बातें क्लियर रहें। ठीक, अब इसके बाद आता है क्या नाम है, 1793 का चार्टर एक्ट। कुल चार्टर एक्ट की संख्या 4 है, याद रखिएगा। अगर कभी पूछ ले कोई या एग्जाम में या कोई पर्सनल ऐसे भी पूछ ले, 4 चार्टर एक्ट थे। 93 से लेके 53 तक था। 1793 से लेके फिर 1813, 1833, 1853, 20 साल के अंतर पे चारों चार्टर एक्ट आए थे। ठीक, ब्रिटिश चार्टर एक्ट जो था यह गवर्नर जनरल की शक्ति में वृद्धि करता है और भारत के आर्थिक दोहन को भी विस्तारित करता है। चार्टर एक्ट कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया। कंपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसका अध्यक्ष ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था, याद रखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष जो होता है ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था, के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन अब भारतीय राजस्व, देखिए लूट की ये क्रिया और शुरू हो गई। लूट की ये क्रिया इसलिए हुआ भारतीय राजस्व से कि काम तो ब्रिटेन की संसद के सदस्य थे या वहाँ के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारी थे, सब अंग्रेज, और रहते थे लंदन इंग्लैंड के ही देश में, अपने ही मूल देश में, लेकिन उनको वेतन भारत देगा, उनके लिए महंगाई भत्ता भारत देगा, उनके रहन सहन के सारे खर्चे कहाँ से जाएंगे, भारतीय राजकोष से। तो ये भी एक धन दोहन का माध्यम बना, भारत से धन। काम तो ये ब्रिटेन के लिए ही कर रहे थे, ब्रिटेन के मतलब भारत में शासन कार्य कैसे होगा, तमाम चीज़ें ये कंपनी के लिए ब्रिटेन के लिए काम कर रहे थे, लेकिन पैसा कहाँ से जा रहा था, भारत से। इसी चीज़ को नौरोजी जी ने कहा था कि जो लोग भारत के लिए काम नहीं कर रहे हैं, भारत में काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी वेतन भारत दे रहा है। तो ये दोहरी लूट थी एक तरह से, सारे संसाधनों पर लूट की एक वो बना रखी थी श्रृंखला। ठीक, इसमें आगे देखिए क्या नाम है, 1793
फिर इसके बाद आता है क्या, 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा चार्टर एक्ट था। दूसरा चार्टर 13 में आता है, 1813 में। इसमें थोड़ा सा क्या किया जाता है कि ब्रिटेन को और लूटने का मार्ग खोल दिया जाता है। समझिएगा किस तरह से। हमें लगता है कि मुक्त व्यापार नीति या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को छीन लिया गया, लेकिन उसका कारण था, हम बताते हैं आपको। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। इस समय इंग्लैंड में हो रही थी औद्योगिक क्रांति, उन्हें चाहिए था कच्चा माल, और साथ ही कंपनी के जो व्यापारी थे उनका दायरा सीमित था, मान लीजिए 100, और वहाँ की ये 100 व्यापारी जो इंग्लैंड के औद्योगिक कारखानों को कच्चा माल उपलब्ध कराते थे तो मोटी रकम लेते थे। वहाँ के अन्य व्यापारी जो थे वो भी चाहते थे कि हम भारत से व्यापार करें, क्योंकि व्यापारिक एकाधिकार के नियम सुनिश्चित थे कि कंपनी का जो कर्मचारी है वही व्यापार करेगा। तो इसलिए इन्होंने ब्रिटिश संसद पे दबाव डाला। कौन? वहाँ के अन्य व्यापारियों ने। अन्य व्यापारियों ने ब्रिटेन की संसद पे दबाव डाला कि कुछ ऐसा किया जाए कि हमें भी ये व्यापार करने की छूट मिले। तो ब्रिटेन की संसद ने 1813 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त होगा। वो जो व्यापार करने के एकाधिकार प्राप्त किए हैं उससे कम किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की छूट मिलेगी। अब पहले अगर 100 आते थे तब 1000 2000 आ सकते हैं, खुली लूट, जाओ। अच्छा, उसकी ज़रूरत क्या थी कि इस समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, कच्चे माल की बहुत डिमांड थी और तैयार माल के लिए बाजार चाहिए था। समझिए कि इस चीज़ को, इसको मेंस में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है चार्टर एक्ट आपका 1813। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे नंबर दिला सकती हैं कि इसको अगर आप अच्छे से डिस्क्राइब किए। तो 2 कारण थे, एक तो यहाँ व्यापार क्या नाम औद्योगिक क्रांति हो रही थी, और भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी में जो व्यापारी थे ये इनका व्यापार करने का जो था माध्यम सुनिश्चित था कि यही कर्मचारी जो हैं कंपनी की यही व्यापार करेंगे। तो वहाँ के अन्य व्यापारी भी, भाई देखिए पड़ोसी अमीर होता है तो पड़ोसी भी सोचता है कि मैं भी यही काम करूँ। तो वहाँ के अन्य व्यापारियों ने कहा कि मैं भी भारत के साथ व्यापार करके लाभ कमाऊँगा। तो लाभ कमाने के लिए तो इसके लिए पहले चाहिए थी छूट, क्योंकि एकाधिकार सीमित थे। तो ब्रिटेन की संसद पे दबाव बना। संसद ने कहा ठीक है, अब व्यापार सभी इंग्लैंड के व्यापारी कर सकते हैं। तो सभी व्यापारी जब व्यापार करके ले जाएंगे, जाहिर सी बात, जो व्यक्ति 2 या 100 लोग लेके कंपनियों को बेचते थे सामान यहाँ से इंडिया से ले जाके, अब वो 1000 लेके बेचे जा रहे हैं। तो कंपनियों को मूल्य पर कच्चा माल मिलने लगा। एक फ़ायदा, कंपनियों को कच्चा माल कम मूल्य पे मिलेगा क्योंकि अधिक व्यापारी यहाँ से सामान ले जा रहे हैं। दूसरी बात, अब जो तैयार माल था कंपनी में, तैयार माल था, उसके लिए बाज़ार भी चाहिए, सामान बिकना भी चाहिए। तो जो व्यापारी भारत से सामान ले जा रहे थे कच्चा माल, और इंग्लैंड से तैयार माल भारत ला भी रहे थे, वो इंग्लैंड से तैयार माल भारत ला रहे थे और कच्चा माल भारत से ले जा रहे थे, 2 तरफा कमा रहे थे। यहाँ से जो मशीन निर्मित सामान थे वो भारतीय हस्तशिल्प के लिए कठोर वो करते हैं, आघात पहुँचाते हैं, भारतीय व्यवसाय को तहस नहस कर देते हैं आगे चल के। तो तैयार माल अच्छे होते हैं भाई, मशीनी से निर्मित माल थे, हाथों से बनाए गए तो नहीं थे, वहाँ मशीनीकरण बड़े पैमाने पे बढ़ा था। तो इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान रख के 1813 के शासन चार्टर एक्ट में पहली बार मुक्त व्यापार और सामाजिक हस्तक्षेप की नीति के तहत व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। सिर्फ 2 क्षेत्र, एक क्षेत्र और एक वस्तु पे व्यापार को बनाए रखा गया। क्या? चीन के साथ जो व्यापार हो रहा है और चाय का व्यापार, चीन और चाय, इस पे कंपनी के कर्मचारियों का ही एकाधिकार था अभी तक, इसको नहीं छेड़ा गया, इसको टच नहीं किया गया। बाकी सब पे क्या किया गया? एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। शिक्षा और राजस्व, पहली बार ही 1813 के शासन अधिनियम में भारतीयों में शिक्षा के विकास के लिए यह कहा गया कि 1 लाख रुपए वार्षिक, अब की बार पूछा था, याद रखिए कि 1 लाख रुपए वार्षिक है। अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया कि ये मासिक था, वार्षिक था कि कैसे था, मतलब तो वार्षिक था। 1 लाख रुपए का व्यय 1813 के शासन चार्टर एक्ट में प्रावधानित किया गया कि भारत में शिक्षा के विकास के लिए ब्रिटिश कंपनी 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च कर सकती है। कि भारत में शिक्षा का प्रसार हो, प्रचार प्रसार हो,
और यूरोपीय शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाए। इन तमाम चीज़ों पर ध्यान रखते हुए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया कि 1 लाख रुपए शिक्षा के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। राजस्व परिषद पर नियंत्रण के अधिकार को 20 वर्षों के लिए फिर बढ़ा दिया गया। धर्म और स्थानीय सुशासन, तो याद रखिएगा, पहली बार ईसाई मिशनरियों को छूट दी गई, कोई भारत में प्रवेश कर सकती हैं, धर्म प्रचार कर सकती हैं। यहीं से ईसाइयत की शुरुआत होती है। क्या ईसाइयत? इन सेंस कि ईसाई मिशनरी भारत आई और जो गरीब आदिवासी थे इनको ईसाई बनाने के लिए प्रलोभन देके ईसाई बनाना प्रारंभ कर दी। धर्मांतरण बड़े पैमाने पर होता है। धर्मांतरण बड़े पैमाने पर होता है इसी समय 1813 के बाद ईसाई मिशनरी आती हैं। आज भी आप बहुत बड़े बड़े इंटर कॉलेज देखते होंगे जो ईसाई मिशनरियों द्वारा ही संचालित है। तो उसी के पश्चात से ये लोग काम करना शुरू किए। ये भी भारत में शोषण ही कर रहे थे, तब भी कर रहे थे, अब भी इनके ट्रस्ट हैं जो बड़ी बड़ी स्कूलों के मालिक हैं और यहाँ से फीस के रूप में जो धन ग्रहण करती हैं, चाहे बिशप जॉनसन, सेंट मेरी लुक, ऐसे तमाम ऐसे विद्यालय हैं जो ये संचालित तो ब्रिटेन से ही होते हैं क्योंकि इनका ट्रस्ट बना हुआ है। यहाँ शिक्षा का काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी पैसा मिलता है उसका बहुत बड़ा भाग अभी भी इंग्लैंड चला जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की छूट और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की छूट मिली, तो धर्मांतरण की क्रिया बढ़ी। स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया। जो लोकल बॉडीज हैं, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं, उनको क्या कहा गया? को भी करारोपण के अधिकार से युक्त हैं। इसके पश्चात आता है भारत का चार्टर अधिनियम 1833, तीसरा चार्टर था ये। ठीक, तीसरा चार्टर कब आता है? 1833 में। भारत में ब्रिटिश प्रशासन के केंद्रीकरण की अंतिम और सबसे बड़ी निर्णायक कदम था। अब देखिए, भारतीय प्रदेशों का प्रशासन अब सीधे सम्राट द्वारा क्या किया जाता है उसको पढ़ेंगे। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा गया कि अब वो बंगाल तक सीमित नहीं है, अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल है। ठीक, तो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक कहाँ भारत के गवर्नर जनरल बने। विधायी एकाधिकार कहा गया। क्या? सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत में कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया कि अब जो गवर्नर जनरल की परिषद है वो पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है। सैन्य और नागरिक नियंत्रण, परिषद को पूरे देश के सैनिक और असैनिक कार्यों के निरीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन का कार्य सौंपा गया। गवर्नर की नियुक्ति, अब पहली बार याद रखिएगा, ये गवर्नर तो लॉर्ड क्लाइव था, लेकिन वो कंपनी के तहत था और सिर्फ बंगाल में सीमित था। लेकिन जब 1833 में गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, तो पूरे भारत के लिए था। तो जो छोटे छोटे राज्य प्रांत थे उस समय ब्रिटेन के अधीन, कंपनी के अधीन, वहाँ कौन था? तो वहाँ के लिए कहा गया कि गवर्नर होगा। जो आज का राज्यपाल है उसकी शुरुआत एक तरह से देखेंगे तो 1833 के शासन अधिनियम से ही प्रावधानित की गई कि प्रांतों में मुखिया कौन होगा? गवर्नर होगा। मुंबई, मद्रास, बंगाल, अन्य प्रांतों में अब कई केंद्र के अधीन कई गवर्नरों को नियुक्ति की गई। ठीक, तो यह एक बहुत बड़ा बदलाव था। अन्य प्रावधान देखिए तो पहले इसी अधिनियम में चार्टर एक्ट में कहा गया कि अब गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है, पहले 4 से 3 कर दिए, 3 सदस्य, अब 1 बढ़ा दिए गए। एक जो बढ़ाया गया उसे क्या कहा गया? कानूनी सदस्य होगा, विधि सदस्य होगा। कोई एक विधिक सदस्य की सहमति बनी कि उसे भी सम्मिलित किया जाएगा, तब फिर कार्यकारिणी की संख्या 4 हो गई, अध्यक्ष को लेके 5। ठीक, और लॉर्ड मैकाले पहला कानूनी सदस्य बनता है। ठीक है, तो पहला कानूनी सदस्य कौन बनता है? लॉर्ड मैकाले। साथ ही साथ इसी में एक प्रावधान किया कि भारत में कानूनों को संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया जाएगा। इस विधि आयोग का अध्यक्ष भी लॉर्ड मैकाले बनता है। याद रखिएगा, इस विधि आयोग का भी सदस्य कौन बनता है? लॉर्ड मैकाले। मुक्त व्यापार नीति को और बढ़ा दिया गया। अब क्या कहा गया कि अब किसी चीन और चाय का जो व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का, इसे भी समाप्त करिए। अब कोई भी व्यापारी ब्रिटेन का, इंग्लैंड का,
भारत के साथ सीधे व्यापार आयात निर्यात की क्रिया को कर सकता है। ठीक है। अब कंपनी सिर्फ प्रशासनिक निकाय बन गई, व्यापारिक निकाय के लिए स्वतंत्रता दे दी। अब कंपनी सिर्फ एक काम करेगी, क्या? प्रशासनिक कार्य। कंपनी के व्यापारिक अधिकार धीरे धीरे करके सब समाप्त हो गए। दास प्रथा उन्मूलन की बात कही गई थी। पूछेगा क्या, किस अधिनियम चार्टर एक्ट में दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया? 1833। लेकिन यह समाप्त कब होता है? लॉर्ड एलनबरो के समय 1843 में दासता का पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है, दास प्रथा को। एक बहुत बड़ी बात कही गई जो हम आज भी अनुच्छेद 15 और 16 में पढ़ते हैं। तो यहाँ भी कहा गया था 1833 के अधिनियम में, चार्टर एक्ट में, कि किसी भी भारतीय को धर्म, वंश, रंग, जन्म स्थान के आधार पर कंपनी के पद के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। कंपनी के अधीन जो भी नौकरियां सृजित होंगी, पद जो लोग रोजगार करेंगे उसके अधीन, उसमें किसी इन 4 आधारों पे भेदभाव नहीं किया जाएगा कि नहीं, अगर आप मान लीजिए बंगाल में पैदा हुए नौकरी नहीं देगा, मुस्लिम हिंदू हैं नहीं, या सिख हैं नहीं, या रंग से काले गोरे का भेदभाव नहीं होगा, या जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो 4 चीज़ें थी, धर्म, वंश, रंग और जन्म स्थान। अब कंपनी की सेवा में सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया। मुक्त आवाजाही, कंपनी अंग्रेज़ों को बिना अनुमति के पत्र ही भारत में आने और रहने की आज्ञा दी गई। अब वे भारत में भूमि खरीद सकते थे। कहा गया कि आप अस्थायी रूप से बस भी सकते हैं, अगर आपको बसना है भारत में, निवास करना है, तो आप रह सकते हैं। ठीक। तो इस तरह से यह क्रिया आगे चलती रही और कंपनी के शासन को प्रशासनिक बना दिया गया, व्यापारिक अधिकार छीन लिए गए। 1833 के अधिनियम में ही सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया गया। हुआ नहीं था, याद रखिएगा, प्रयास किया गया कि सिविल सेवा के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता कराई जाए। क्या कराई जाए? खुली प्रतियोगिता। ठीक, ये प्रयास था। अब ये देखिए, क्रमिक विकास में हम देखेंगे, जो हम लोग जो पढ़े 1773 से 1833 तक का, तो रेगुलेटिंग है 73, पिट्स 84, 1784, चार्टर एक्ट 33। यहाँ पे जो कार्यकारिणी परिषद थी, क्या था? पहले जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसमें कहा गया 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे, तो कुल 5। ठीक, इसमें क्या किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट में सदस्य 3 हो जाएंगे। ठीक, सदस्य 3 हो जाएंगे, कम हो गए। अब फिर चार्टर एक्ट 33 में कहा गया ना, 1 भाई अध्यक्ष है, 3 सदस्य, 1 सदस्य कानूनी होगा, जो कानूनी विषयों का ज्ञाता होगा। ठीक है, ये लॉर्ड मैकाले थे। अब इसको समझने का प्रयास करिए। 1600 से 1813 में क्या था? पूर्ण एकाधिकार। यहाँ तक क्या था? 1600 में कंपनियाँ स्थापित होती है, 1813 में उसे व्यापारिक पूर्ण एकाधिकार था। ये मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, समझिएगा इस चीज़ को, कि 1600 से लेके 1813 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार में पूर्ण रूप से मोनोपोली थी, जो व्यापारिक एकाधिकार था उनको, वही सिर्फ भारत में व्यापार करेंगे। ठीक, पूर्व के साथ व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण था। कोई अन्य ब्रिटिश व्यापारी भारत में नहीं आना तो आ सकते थे, लेकिन व्यापार नहीं कर सकते थे। 1833 में यह एकाधिकार आंशिक रूप से समाप्त होता है और सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के बाकी एकाधिकार को सभी व्यापारियों के लिए खोला जाता है। लेकिन 33 में सबका समाप्त कर देते हैं, अब सारे व्यापारी कर सकते हैं। उसका मुख्य कारण एक था कि वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे औद्योगिक क्रांति हो रही थी। औद्योगिक क्रांति को चाहिए कच्चा माल, धन तो उनके पास था ही, तैयार माल के लिए चाहिए बाज़ार, तो बाज़ार भारत बना, बहुत बड़ा देश, और यहाँ से कच्चा उत्पादन ले जाया गया, कच्चा माल ले जाया गया और तैयार माल ला के यहाँ बेचा जाने लगा। ठीक है, इस तरह से
इस तरह से भारत पे नियंत्रण बढ़ता रहा कंपनी का और ब्रिटेन का, और 1947 तक पूर्णतः भारत का दोहन किए। अब देखिए प्रशासनिक केंद्रीकरण कैसे हुआ। बंगाल का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया और बम्बई और मद्रास को बंगाल के अधीन किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट, नहीं सॉरी इसी को देखिए पहले, तो गवर्नर जनरल का पद गठित हुआ, बम्बई और मद्रास को अधीन किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पर नज़र रखने के लिए ब्रिटिश संसद को अधिकार दिया गया। ब्रिटिश संसद इस पर नज़र रखेगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को जिम्मेदार बनाया गया। व्यापारी के एक अधिकार अभी भी अधिकारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा था, अन्य व्यापारी जो थे व्यापार कर ही रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है 1774 में 73 के एक्ट के द्वारा। फिर 84 के ईस्ट इंडिया क्या किए, प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने की शक्ति किसको दी है, गवर्नर जनरल को, कि वह प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त कर सकती है अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंग्लैंड में बैठा रहता था और भारत के संदर्भ में काम करता था। ठीक है, इसकी सारी पैसे की जिम्मेदारी भारत था, मतलब राजस्व के सारे स्रोत भारत से बने हुए थे। इनको वेतन देना, इनका महंगाई भत्ता, जो भी खर्चे होते थे सब। और व्यापार और राजनीति को पहली बार अलग कहा गया, व्यापार और राजनीति अलग अलग हो। कोई विशेष सुधार नहीं था, लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया, स्थानीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार दिया गया। राजस्व नियंत्रण 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। एकाधिकार समाप्त, चाय और चीन को छोड़ के शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया तथा ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और धर्मांतरण या ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की छूट दी गई। 33 के एक्ट में क्या कहा गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया, विलियम बेंटिक। प्रशासन सीधे ब्रिटेन के सम्राट के नाम से होने लगा। पूर्ण व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, विधि आयोग का गठन किया जाता है। दास प्रथा उन्मूलन की बात और भेदभाव समाप्त करने का बात कही जाती है। तो इस प्रकार देखिए कि जो कंपनी 1600 में मात्र 15 वर्षों के लिए मसालों के व्यापार के लिए बनाई गई थी, 1833 आते आते एक उपमहाद्वीप के संप्रभु सरकार बन गई। इन संवैधानिक अधिनियमों ने न केवल व्यापारिक एकाधिकार को खत्म किया, बल्कि एक केंद्रीकृत नौकरशाही, न्यायपालिका और विधि व्यवस्था की नींव रखी, जिसके खाके पर आज देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को इंग्लैंड ने शासन भी किया इस खाके पे, साथ ही इसी खाके को भारत में आज अपनाया भी गया है। इसी के आधार पर लोकतांत्रिक शासन पद्धति चलती चली आ रही है। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से हम लोगों ने 1833 तक पढ़ा। आगे हम लोग 1853 का पढ़ेंगे। ठीक, फिर 1858 का, फिर 1861 का, 91, ऐसे पढ़ते हुए 1947 तक का पढ़ेंगे, कारण वो क्या नाम माउंटबेटन योजना तक, और समझेंगे। उसके पश्चात फिर हम आधुनिक भारत के अन्य चैप्टरों को पढ़ेंगे, ताकि चीज़ें पहले से ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आए कब क्या हुआ, और चीज़ों को पहले मोटा मोटी जो ऐसे कार्य हैं जो पूरे घटनाक्रम में मिलेंगे आपको, तो उन्हें एक बार समझने से चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं। ठीक है मित्रों, तो आप लोगों से बस निवेदन है, वीडियो पूरा देखा करिए। पूरी जानकारी लेने से ही ज्ञान वर्धन होगा। जय हिंद साथियों।